नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम रोलेट एक्ट 1919 में जो हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिशन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। रोलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा जाता है दोस्तों? काला कानून। कौन सा कानून? काला कानून भी कहा जाता है। इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार हो गया था या दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। तो क्या था रोलेट एक्ट? कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए अदालत या जेल में बंद कर सकती थी। नेक्स्ट है रोलेट एक्ट की मुख्य बातें। तो रोलेट एक्ट 1919 की मुख्य बातें यह थी, मतलब निम्नलिखित थी। तो मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं। अगर किसी भारतीय पर मुकदमा चल रहा है तो उसे अपने साइड से भी अपील करने का अधिकार नहीं होगा। अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले नाम जानने का अधिकार नहीं। मतलब कि अगर जिसने उसकी कंप्लेन की है तो अपराधी को ये भी नहीं बताया जाएगा कि किसने कंप्लेन की है। जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता का दमन, मतलब जो मीडिया वालों का आना जाना कम। बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी या बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने की शक्ति, बल्कि किसी भी बिना वारंट के भी वो उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे। अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था उन्हें। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय की स्थापना। अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास देने का अधिकार। देश से निष्कासित कर देने का अधिकार, मतलब वो कुछ भी कर सकते थे कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास भी दे सकते थे और देश से निकाल भी सकते थे। ये उन्हें अधिकार दिए गए थे रोलेट एक्ट के तहत। तो हम रोलेट एक्ट का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। रोलेट एक्ट की स्थापना 10 दिसंबर 1917 को हुई थी। 4 महीनों तक इस समिति की खोज की गई। 15 अप्रैल 1918 को रोलेट एक्ट के सभापति ने अपनी रिपोर्ट को भारत मंत्री की सेवा में उपस्थित किया था। रोलेट एक्ट की रिपोर्ट कहलाई थी। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1919 को भारत में चल रहे आंदोलन को खत्म करने के लिए यह कानून बनाया गया था। मतलब असहयोग आंदोलन आप जानते ही होंगे, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था 1919-20 में। तो कई आंदोलन हो रहे थे गांधी जी द्वारा भारत में, तो अंग्रेज़ों ने उनके आंदोलनों को रोकने के लिए यह कानून चलाया कि मतलब हम किसी भी अपील, दलील या वकील के बिना ही किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है काला कानून लाने का उद्देश्य। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। इसको लाने के उद्देश्य क्या थे? सन 1910 के दशक में यूरोप के अधिकतर देशों में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटेन की जीत हुई और इस युद्ध में ब्रिटेन के जीत हासिल कर लेने के बाद उन्होंने भारत पर अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने सन 1918 में युद्ध समाप्त होने के बाद देश में उनके खिलाफ क्रांतिकारियों द्वारा की जा रही गतिविधियों एवं आंदोलनों को दबाने के लिए रोलेट एक्ट कानून लाने का फैसला किया, ताकि कोई भी भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके, मतलब कोई भी उनको रोक ना सके शासन करने के लिए। तो काला कानून सत्याग्रह के रूप में, यह सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। इसे सत्याग्रह भी का भी नाम दिया जाता है। रोलेट सत्याग्रह 1919 के अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडियन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया। मतलब अंग्रेजों द्वारा लाया गया काला कानून, जिसे रोलेट एक्ट कहा जाता है। तो इसके खिलाफ, इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह को शुरू किया।
नेक्स्ट है, यह अधिनियम भारतीय सदस्यों के एकजुट होकर किए गए विरोध के बावजूद इंपीरियल विधान परिषद में जल्दबाजी में पारित किया गया। इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। मतलब उन्होंने कोई अपराध नहीं भी किया है तो भी वो 2 साल तक उन्हें जेल में रख सकते हैं। ये ब्रिटिश सरकार को अधिकार मिल गया था। रोलेट एक्ट को लागू करना। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का विरोध करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट को लागू किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्यों किया था, नेताओं का विरोध करने के लिए। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा अधिकार था कि रोलेट एक्ट के अंदर इसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, साथ में उसके ऊपर मुकदमा भी चला सकते हैं। मतलब इन्होंने एक टाइप से एक बहाना ही लगाया था कि हमें इस व्यक्ति पर संदेह है कि यह हमारे शासन को बिगाड़ना चाहता है, तो उसको संदेह की दृष्टि से देखते थे और उसे बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। रोलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार के लोगों भारतीय के निर्दोष व्यक्ति को भी दंडित कर सकते थे। निर्दोष व्यक्ति को भी दंडित कर सकते थे। तो आप जान सकते हैं कि ये कैसा कानून था। कैदी को अदालत में साबित करके अंग्रेजी सरकार ने रोलेट एक्ट को हासिल कर लिया। तो ये इसमें क्या क्या जो था कि नहीं कर सकते थे भारतीय, वो था बिना अपील, कोई अपील नहीं की जाएगी भारतीयों द्वारा, कोई दलील नहीं की जाएगी और ना ही कोई वकील किया जाएगा, और इसे काला अधिनियम कहा गया। इसे बिना अपील, दलील और वकील वाला कानून भी कहा जाता है। आगे है रोलेट एक्ट का विरोध। तो रोलेट एक्ट यह एक ऐसा कानून था जो अपराधी को बिना किसी वजह से जेल में बंद कर सकते थे। अपराधी को मुकदमा दर्ज करने वालों का नाम जानने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी अपराधी को बिना वजह बताए उसे जेल में बंद कर दिया जाता था। रोलेट एक्ट सब पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। पूरे देश के अंदर हड़ताल, जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। जो तो होना ही था, वो तो होना ही था क्योंकि वो कानून ही ऐसा था। तो भारतीयों द्वारा प्रदर्शन, जुलूस निकाले गए। रोलेट एक्ट के अंदर अमृतसर के 2 बड़े सामाजिक नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया। इसके कारण अमृतसर के साथ पंजाब के लोगों में भी रोष फैल गया। 13 अप्रैल 1919 के दिन वैसाखी का त्यौहार था। तो इसके अंदर हुआ क्या, रोलेट एक्ट के अंदर कि 2 जो महान सामाजिक नेता थे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया उन्होंने, वही वाले रोलेट एक्ट के आधार पर बिना अपील दलील के। आगे है कि 13 अप्रैल को 1919 के बैसाखी का त्यौहार था। पंजाब के किसान अमृतसर में स्थित मंदिर के अंदर एकत्रित हुए, जिसके अंदर जनरल डायर में लोगों के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी। यह घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास के अंदर बड़ा काला दिन माना जाता है। वो सभी इकट्ठे हुए थे वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। मैंने आपको बताया ही है कि जो नेता इनके खिलाफ बोल रहे थे कि आप हमें गुलाम बना रहे हो, उनको कुचलने के लिए यह आंदोलन लाया गया था, एक्ट लाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह बिना किसी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। तो इसीलिए इसे काला कानून कहा गया। तो गांधी जी ने इसका क्या किया था? गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि वो अहिंसा की राह पर चलने वाले थे। इस कानून के पास होने के बाद विशेष रूप से गांधी जी ने इस कानून की आलोचना की थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि केवल एक या कुछ लोगों द्वारा किए गए अपराध के लिए लोगों के एक समूह को दोषी ठहराकर उन्हें सजा देना नैतिक रूप से गलत है। गांधी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए इसे समाप्त करने के प्रयास में अन्य नेताओं के साथ मिलकर 6 अप्रैल को हड़ताल का आयोजन किया। हड़ताल वह विरोध है जहां भारतीयों ने सभी व्यवसाय स्थगित कर दिए और ब्रिटिश कानून के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए उपवास किए। गांधी जी द्वारा शुरू किए गए इस हड़ताल आंदोलन को रोलेट सत्याग्रह भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जो उन्होंने हड़ताल की उसको ही रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है, मतलब रोलेट के खिलाफ सत्याग्रह। इस आंदोलन ने अहिंसा के रूप में शुरुआत की, किंतु इसके बाद
में इसमें हिंसा व दंगे का रूप ले लिया। मतलब गांधी जी तो हिंसा के पुजारी थे, तो शुरू तो ये हिंसा के साथ हुआ, परंतु बाद में इसमें हिंसा और दंगे बढ़ने लगे, जिसके कारण गांधी जी ने इसे खत्म करने का भी फैसला कर लिया, जैसे कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। दरअसल एक तरफ लोग दिल्ली में हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ पंजाब एवं अन्य राज्यों में तनाव का स्तर बढ़ने के कारण दंगे भड़क उठे और कोई भी उस समय अहिंसा का मार्ग नहीं अपना रहा था, जिसके चलते गांधी और कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों द्वारा इसे बंद करना पड़ा। सत्याग्रह को बंद कर दिया गया। आगे जलियांवाला हत्याकांड, जो मैंने आपको बताया कि 13 अप्रैल 1919 को सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, जनरल डायर ने वहाँ पर गोलियां चलवा दी। वो पूरी कहानी क्या थी अभी जानते हैं। उसे कहा जाता है जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल सन 1919 का दिन बैसाखी का पारंपरिक त्योहार का दिन था। अमृतसर में इस दिन सुबह के समय सभी लोग गुरुद्वारे में बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस गुरुद्वारे के पास में ही एक बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला बाग। गांव के लोग अपने परिवार वालों के साथ तो कुछ अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए आए थे। दूसरी तरफ पंजाब में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए सैन्य कमांडर कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने बागडोर संभाली। उन्होंने भड़की हिंसा को दबाने के लिए अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया। आगे है, फिर उन्हें यह खबर मिली कि जलियांवाला बाग में कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जबकि कई लोग वहां मेला देखने और घूमने आए थे। तब कर्नल डायर ने करीब शाम 5:30 बजे अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग में प्रस्थान किया। उनका नाम था कर्नल डायर। वहां से बाहर जाने वाले रास्ते को उन्होंने बंद कर दिया और वहां उपस्थित लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। उन्हें किसी भी प्रकार से चेतावनी भी नहीं दी गई। मतलब उन्हें एक बार ऐसा भी नहीं कहा गया कि विरोध मत कीजिए और यहाँ से चले जाइए, सीधा उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। डायर के सैनिकों ने लगभग 10 मिनट तक भीड़ पर गोलियां दागी, जिससे वहां भगदड़ मच गई। वहां न सिर्फ युवा एवं बुजुर्ग उपस्थित थे, बल्कि वहां बच्चे एवं महिलाएं भी त्योहार मनाने के लिए आए हुए थे। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितना बुरा किया था उन्होंने, कितना बुरा। इस बाग में एक कुआं भी मौजूद था। कुछ लोगों ने कुएं में कूदकर अपने प्राण बचाने का सोचा, किंतु कुएं में कूदने के बाद भी उनकी मृत्यु हो गई। इसके चलते लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इतने ही लोग घायल हुए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से मरने वालों का आंकड़ा सिर्फ 379 ही बताया। क्यों दोस्तों? ये इसलिए क्योंकि उन पर कुछ इल्ज़ाम ना लग पाए, जबकि मरने वालों की संख्या 1000 से ऊपर थी और घायल भी इतने ही थे। तो सोच सकते हैं कि भारतीयों के साथ कितना बुरा किया गया था पंजाब में, अमृतसर में। ये था जलियांवाला हत्याकांड। आगे हम रोलेट एक्ट में क्या जिक्र हुआ था उसके बारे में जान लेते हैं। रोलेट एक्ट में क्या जिक्र था? तो क्रांतिकारियों के मुकदमे को हाई कोर्ट के 3 जजों की अदालत में पेश किया गया था। जिस भी व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध अपराध करने में संदेह हो रहा था, उसे जमानत ली जा सकती थी और किसी विशेष स्थान पर ले जाया जा सकता था। इसके अंदर यहाँ भी दर्शाया गया था कि ब्रिटिश सरकार के पास ये अधिकार था कि जिस भी व्यक्ति पर उन्हें संदेह होता है वह उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के पास गैर कानूनी सामग्री होना या उसे आगे सप्लाई करना भी अपराध माना जाएगा। आगे है रोलेट एक्ट के तहत सरकार के अधिकार। मतलब रोलेट एक्ट के तहत सरकार को क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए थे? तो भारतीय लोगों द्वारा प्लीज रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्लैक एक्ट मतलब काला कानून भी कहा जाता है। रोलेट एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी संदेह या परीक्षण के 2 साल तक जेल में कैद कर सकते थे। यह एक ऐसा पैनल था जो किसी भी प्रकार के साक्ष्य को स्वीकार कर सकती थी जो भारतीय साक्ष्य स्वीकार नहीं करते थे। रोलेट एक्ट ने एक अलग ही नई दिशा दी थी। तो उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए थे ये हमने जाना। आगे हम इसके मुख्य तथ्यों के बारे में जानते हैं कि क्या क्या हो रहा था। पंजाब के विरोध में रोलेट एक्ट बहुत मजबूत था, जबकि आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है, इतना बड़ा वहाँ पर हिंसा हुई थी, गोलियां चलाई गई थी, तो पंजाब में विरोध होना तो मामूली चीज़ ही थी। रोलेट एक्ट के अंदर कांग्रेस के 2
कांग्रेस नेता डॉक्टर सत्य और डॉक्टर सैफुद्दीन गिरफ्तार कर लिए गए थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसके अंदर की सारी महिलाओं ने और बच्चों ने भी भाग लिया, परंतु यह जलियांवाला हत्याकांड के रूप में बदल गया, क्योंकि कई लोग तो वहाँ पर प्रदर्शनी का हिस्सा ही बनने गए थे, परंतु वहाँ पर गोलियाँ चली और उनकी भी मृत्यु हो गई। तो रोलेट एक्ट के प्रभाव क्या हुए थे, इसके बारे में जानते हैं। तो रोलेट एक्ट से भारतीयों में व्यापक आक्रोश फैल गया, जो कि दोस्तों होना ही था, क्योंकि अब इतने सारे लोगों को उन्होंने मारा है, तो लोगों में आक्रोश फैलना मामूली बात ही है। उन्होंने इसे अपनी नागरिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना, मतलब उनको लग रहा था कि उनको जीने की ही स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं ये, उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन माना। रोलेट एक्ट के पारित होने से भारतीयों में असहयोग और असविनय अवज्ञा अभियानों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विरोध उत्पन्न हो गया। रोलेट सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी और अन्य प्रमुख नेताओं ने किया। इस अधिनियम के विरोध में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और हड़तालें हुई। निष्कर्ष के रूप में हम जानते हैं कि रोलेट एक्ट एक अत्यधिक विवादास्पद कानून था। इसका उद्देश्य भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। मतलब ब्रिटिश सरकार यही चाहती थी कि इन्हें कुछ पता न चले, हम शासन करते रहें। वो ऐसे समझते थे कि भारतीय ऐसे ही होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं चलता है, तो उनसे वो नागरिक स्वतंत्रता भी छीनना चाहते थे ताकि वो अपने अधिकारों का प्रयोग ना कर सकें। इसने व्यापक विरोध को जन्म दिया और रोलेट सत्याग्रह के उदय को जन्म दिया। इसने ब्रिटिश दमन के खिलाफ भारतीयवादी को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिनियम को अतः कड़े विरोध के कारण निरस्त कर दिया गया, मतलब इतना विरोध किया लोगों ने कि अंग्रेज़ों को यह कानून निरस्त करना पड़ गया। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक समय से पहुंच सके और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें।